हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कि हमारा सेशन 2 था, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में जाना था, उसके लिमिटेशन क्या थे, उसके फ्रेमवर्क्स, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क क्यों आया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोगों ने कंटेनर सिस्टम को जाना, कंटेनर क्या करता है, देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ओवरव्यू हम लोगों ने ब्रीफली लिया था। आज जो हमारा सेशन 3 है, उसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कि कितने तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं। तो मेनली 3 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि एप्लीकेशन कितने तरीके के होते हैं। तो एप्लीकेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ओके, पहला जो हमारा होता है, पहला जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो होता है वेब एप्लीकेशन। ओके, दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है क्या, माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। ओके, तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग आज जानेंगे, लेकिन माइक्रो सर्विसेज के बारे में आगे के सेशन में आपको बताऊंगा। अभी मैं इन्हीं दो के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं कि वेब एप्लीकेशन कहते किसको हैं। ओके, तो वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं, ये कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो एक वेब सर्वर पे काम करता है। ओके, तो हम इसे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रन्स अंडर वेब सर्वर। और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स को सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो कोर्स चल रही है लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एकदम से लाइव कोडिंग करूँगा और लाइव नोट्स भी लिखूंगा। ओके, और ये जो स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आप बोर मत होना, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मुझे नॉलेज होने वाला है। ओके, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। ओके, तो हम लोग वेब एप्लीकेशंस किसे कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब जैसे आप समझो कि एक एप्लीकेशन है। ओके, एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हमें बनाना है। वो कोई सा भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि अमेजोन हो सकता है, जीमेल हो सकता है। ओके, तो जैसे कि आपको मतलब एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कई सारे मॉड्यूल पे काम करने पड़ते हैं। ओके, तो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें एन नंबर ऑफ सर्विसेज देने पड़ते हैं। ओके, वैसे ही एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट कहो सेम चीज़ है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यूज करना पड़ता है। ओके, एन नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में आप समझो, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। आप एप्लीकेशन कहो या प्रोजेक्ट कहो, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो एन नंबर ऑफ सर्विसेज कहो, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एन नंबर मॉड्यूल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपको आपको जीमेल बनाने के लिए दिया गया। ओके, तो एक जीमेल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल पे काम करना पड़ेगा, एक जीमेल बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यूजर रजिस्टर करेगा। हम लोग जीमेल बनाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यूजर रजिस्टर करेगा, देन उसके बाद लॉगिन करेगा, देन उसमें इनबॉक्स होगा, देन सेंड का मॉड्यूल रहेगा या सर्विसेज रहेगा, देन ड्राफ्ट का ऑप्शन रहता है, देन सेटिंग्स भी होगी, बहुत सारे इसे रह सकते हैं। ओके, ओके, तो ये सारे जो ईमेल के जो एप्लीकेशन है, इतने सारे सर्विसेज और इतने सारे मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। मैं सर्विसेज और मॉड्यूल दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो आप
घबराना नहीं कि जब भी मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ या सर्विसेज, ये दोनों का मीनिंग से भी, अगर मैं एप्लीकेशंस बना रहा हूँ तो सर्विसेज का यूज करता हूँ, अगर मैं प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ तो मैं मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, बस टर्मिनोलॉजी सेम है, मीनिंग दोनों का सेम ही रहता है। ओके, तो जैसे एक जीमेल एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं यूजर रजिस्ट्रेशन सर्विस दे रहा हूँ, ऐसे एन नंबर ऑफ सर्विसेज होते हैं। ओके, सेम चीज अब मान लो कि अमेजोन एप्लीकेशन है, अमेजोन एप्लीकेशन है। ओके, तो अमेजोन एप्लीकेशन में भी सेम चीज होगा, उसमें कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे कि इसमें भी यूजर रजिस्ट्रेशन होता है। सामान परचेज करते हो तो पहले आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन उसमें सर्च सर्विस रहता है, जैसे सर्च नाम का मॉड्यूल रहता है, सर्च ऑप्शन रहता है, देन कार्ट भी रहता है, तो कार्ट मॉड्यूल पे हमें काम करना पड़ता है, पेमेंट भी रहता है, ऐसे कई सारे मॉड्यूल पे हमें काम करना पड़ता है। अब बात यहाँ पे ये रह जाती है कि ये जो सर्विसेज हैं, ये किस किस लेयर पे, मतलब कैसे काम करता है, तो हमें ये जो लेयर है हमारा जो एप्लीकेशन का, ये हर एक जो एक नंबर ऑफ मॉड्यूल्स का लेयर है, ये कैसे काम करता है, ये 3 लेयर पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जैसे इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इनबॉक्स जो 8 नंबर ऑफ सर्विसेज है, इसमें कई सारे सर्विसेज है या कई सारे मॉड्यूल्स है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ये एक मॉड्यूल हो गया, तो एक 3 लेयर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, 3 लेयर पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि जैसे कि ये जो ये जो सर्विसेज है, ये जो इम्प्लीमेंट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सर्विसेज का हो या मॉड्यूल का हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस और मॉड्यूल मॉड्यूल वर्क्स ऑन 3 लेयर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ दिस इज इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 लेयर, दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 लेयर मैकेनिज्म। ओके, 3 लेयर डिजाइन। ओके, सो हमारे पास ये 3 लेयर होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे पेंट में आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेयर डिजाइन है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेयर डिजाइन है, तो सबसे पहले ये 3 लेयर पे काम करता है। पहला जो हमारा लेयर होता है डेटा एक्सेस लेयर होता है। ओके, पहला जो हमारा लेयर होता है वो डेटा एक्सेस लेयर होता है, इसे हम लोग कहते हैं डेटा एक्सेस लेयर। इस लेयर में क्या होता है कि डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डेटा एक्सेस लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा डेटा एक्सेस लेयर है, यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर में हम लोग डेटा एक्सेस लेयर डिजाइन का यूज, डेटा एक्सेस लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डेटाबेस, इसमें हम लोग क्या क्या परफॉर्म करेंगे, इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जनरली वो क्रड होते हैं, बेसिक मेन रूप से C4 क्रिएट, R4 रीड, U4 अपडेट, D4 डिलीट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से डेटाबेस क्रड एप्लीकेशन में क्वेरी सेंड होता है डेटाबेस को, यह हमारा डीबी है। ओके, ये हमारा डीबी है, यहाँ से क्वेरी सेंड होता है और डेटाबेस हमें क्या रिटर्न करके देता है, रिजल्ट। ओके, तो फर्स्ट लेयर में हमारा क्या हुआ कि ये हमारा फर्स्ट लेयर हुआ, ये जो 3 लेयर में पहला लेयर हमारा जो हुआ, ये जो हमारा फर्स्ट लेयर हुआ, ये डेटा एक्सेस लेयर हुआ। अब दूसरा जो हमारा लेयर है वो क्या है, सर्विस लेयर। ओके, तो पहले मैं डेटा एक्सेस लेयर के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ
पहला हमारा हो गया डेटा एक्सेस लेयर, DAL, डेटा एक्सेस लेयर। ये क्या करेगा, डेटाबेस ऑपरेशन करेगा इस लेयर में, डेटाबेस ऑपरेशन। ओके, देन सेकंड हमारा है सर्विस लेयर और बिजनेस लेयर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्विस लेयर, और या हम लोग इसे इसे कहते हैं बिजनेस लेयर। ओके, मेनली हम लोग जावा का कोड जो यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा इसी सर्विस लेयर में लिखा जाता है। सर्विस लेयर और बिजनेस लॉजिक हम लोग यहीं पे लगाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन, ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ओके, तो सर्विस लेयर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट्स का काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा मेनली हम लोग जो स्प्रिंग बूट का ज़्यादातर काम इसी लेयर में हम लोग करते हैं। ओके, जहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, ये डेटाबेस से रिलेटेड है। और डेटाबेस में मुझे एक चीज़ और बताना रह गया कि इस लेयर में क्या होता था कि पहले स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता था सबसे पहले। तो एसक्यूएल का यूज होता था, जिसे स्ट्रक्चर क्वेरी यूज करता है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, ओरेकल आ जाते हैं, माई एसक्यूएल हैं। ओके, देन उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में ज़्यादातर यूज हो रहा है वो नो एसक्यूएल यूज हो रहा है। जैसे ओके, तो अभी जो यूज हो रहा है वो नो एसक्यूएल ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे एसक्यूएल में हमें क्या करना पड़ता था कि क्वेरी लिखना पड़ता था, इंसर्ट इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल, लाइक वैसे करके तो हमें क्वेरी लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि नो एसक्यूएल आ रहा है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, अब जो हमारा आ रहा है नो एसक्यूएल आ रहा है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ नो एसक्यूएल में हमारा मोंगो डीबी है, रेडिस है, और भी कई सारे डेटाबेस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें हमें सिर्फ मेथड्स का यूज करना पड़ता है, पहले से बना, जैसे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर पास कर देंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सर्विस लेयर, जो कि हमारा सेकेंड लेयर है। तो सेकेंड लेयर में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कुछ सर्विस लेयर लिखते हैं, जैसे कैलकुलेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन ऑपरेशंस करते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इसमें लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विस लेयर में SL, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, सर्विस लेयर। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या परफॉर्म करते हैं, क्या क्या सर्विस लिखते हैं, कैलकुलेशन या ऑपरेशंस या मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हमारा आता है UI, जो कि हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, PL स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल आउटपुट या व्यू जो हमारा होता है उन सबको रखते हैं इस प्रेजेंटेशन लेयर में। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फाइनल आउटपुट दिखाते हैं या व्यू देते हैं। ओके, जिसमें क्या क्या कंटेंट करेगा, ये जो हमारा UI बनता है जनरली किस चीज़ से बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके, ये जो पैटर्न फॉलो करता है ये वेब MVC को फॉलो करता है, वेब MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये जो तीन लेयर पे काम करता है, ये हम लोगों ने देखा कि कैसे जो एक लेयर है, n नंबर ऑफ सर्विसेज में सर्विसेज
कितने लेयर पे एक सर्विसेज कितने लेयर पे काम करता है, वो 3 लेयर पे काम करता है। तो उन तीनों लेयर का हम लोगों ने नाम लिखा और इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, व्यू, डायनेमिक वेब पेजेस, जैसे कि एमबीसी। एमबीसी का यूज होता है डायनेमिक वेब पेज के लिए। एमबीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या कि हर एक जो सर्विसेज होता है वो हर एक जो सर्विसेज होता है, जैसे कि कोई भी सर्विस, ये 3 लेयर मैकेनिज्म पे काम करता है। पहला हमारा डेटा एक्सेस लेयर होता है, दूसरा हमारा सर्विस लेयर या बिजनेस लॉजिक इसी में लिखा जाता है। ओके, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर होता है। ओके, तो ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्विस लेयर को। ओके, तो ये इंटरनली क्या होता है, लिंक रहता है। ओके, ये इंटरनली लिंक रहता है एक दूसरे से। यहाँ से यूजर कुछ सेंड करेगा तो सर्विस लेयर क्या करेगा, उसमें लॉजिक चेक करेगा, देन उसके बाद ये डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से कहाँ सेंड करेगा, डेटा एक्सेस लेयर में। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म काम करता है ये ऐसे ही काम करता है। जो तीनों लेयर है ये ऐसे काम करेगा। ये सेंड करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर सेंड करेगा सर्विस लेयर को, सर्विस लेयर सेंड करेगा डेटा एक्सेस लेयर को, डेटा एक्सेस लेयर रिटर्न करेगा आउटपुट रिजल्ट, डेटा एक्सेस लेयर सेंड करेगा रिजल्ट, वो सेंड करेगा सर्विस लेयर को और हमें फाइनल आउटपुट में दिखा देगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इन 3 लेयर का यूज करके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फाइल है, जितने भी हम लोगों ने स्प्रिंग बूट में फाइल जनरेट करे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसे बिल्ड करेंगे। बिल्ड करेंगे। ओके, बिल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो डॉट जावा का फाइल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डॉट जावा फाइल, तो डॉट जावा फाइल कंपाइलेशन के बाद किस चीज में बदल जाता है, डॉट क्लास फाइल में। ओके, तो वैसे ही डॉट क्लास फाइल, ये पूरे फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें बिल्ड करना होता है, और वो बिल्ड होने के बाद हमें एक वर फाइल दे देता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेब आर्काइव फाइल। ये क्या कंटेंट करेगा, हमने जितने एक लेयर में जितने सारे HTML और HTML CSS के जो भी फाइल यूज करे हैं, उन सबको एक वेब आर्काइव फाइल में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेब आर्काइव किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ HTML का फाइल रहेगा, इसमें CSS का फाइल रहेगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा, PNG का फाइल रहेगा। ओके, ऐसे ही XML भी रहेगा, डॉट XML, डॉट प्रॉपर्टीज रहेगा, डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, और जावा का फाइल हमारा क्या रहेगा, डॉट क्लास फाइल रहेगा। तो इन सबको क्या कहेंगे कि वेब आर्काइव फाइल में इन सारे फाइल्स को इस वेब आर्काइव फाइल में डालकर बिल्ड कर देगा। ओके, बिल्ड मतलब कि हमने एक मिनट एक लेयर इन सर्विस एक सर्विस लेयर पे हम लोगों ने काम कर दिया, लास्ट में उसे हम लोग क्या कर देंगे, बिल्ड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट वार फाइल कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग बिल्ड करेंगे तो वेब आर्काइव फाइल में कन्वर्ट होके ये सारे जो भी हम लोग इस लेयर सर्विस लेयर में काम करे थे वो वार फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिर्फ अगर जावा का फाइल हमें कन्वर्ट करना रहता है ओनली, तो हम लोग डॉट जार फाइल यूज करते हैं, डॉट JR। ओके, ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल, क्योंकि जावा कंपाइलेशन के बाद डॉट क्लास फाइल्स को क्रिएट करता है। ओके, वो बाइट कोड में जनरेट होता है। ओके, तो आपको सर्विसेज के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे इस वेब एप्लीकेशन के बारे में, इस आर्किटेक्चर में आपको बताया कि कैसे यहाँ पे एक सर्विस लेयर काम करता है। ओके, तो जैसे कि आप इस पिक्चर का टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं लास्ट
जैसे ही मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि इसे पीडीएफ में जनरेट करके आप तक लिंक पहुंचा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे लाइव लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप इस आर्किटेक्चर को बना लेना। ओके, डेटाबेस को मैं कलर कर देता हूँ, ये हमारा डीबी है। ओके, तो अब हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन के बारे में तो जाना कि वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये वेब एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कितने सारे लेयर पे काम करती है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे किसे, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के बारे में। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्स वाई जेड नाम का एक बैंक है, एक्स वाई जेड नाम का एक बैंक है, बैंकिंग एप्लीकेशन है। तो एक्स वाई जेड नाम का बैंक है। ओके, बैंक एप्लीकेशन। ओके, तो पहले जो हम लोग बैंक में कोई भी काम करते थे तो हम बैंक एप्लीकेशन कैसे यूज करते थे। बैंक एप्लीकेशन सबसे पहले तो क्या था कि मैनुअली था, मैनुअली 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 प्रोसेस था, जाओ बैंक में खड़ा रहो, तब हम लोग उस एप्लीकेशन का यूज कर रहे थे। ओके, देन उसके बाद क्या आया कि आप नेट बैंकिंग का यूज करके आप बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, नेट बैंकिंग। ओके, इसे हम लोग वेब ऐप कहते हैं। देन उसके बाद फिर न्यू आया क्या, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल में आप एप्लीकेशन लॉगिन करो और यूज करो, तो इसे हम लोग क्या कर दिए, मोबाइल बैंकिंग। ओके, देन फिर हमारा क्या आया, आईवीआर सिस्टम। आईवीआर सिस्टम क्या होता है कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जैसे प्रेस 1 फॉर नो योर अकाउंट बैलेंस, प्रेस 2 फॉर, मतलब कि इसमें कई सारे 1 से 9 तक के आपको आईवीआर ऑप्शन देंगे कि आपको एक दबाना है तो आपका बैलेंस शो करेगा, आप दो दबाओगे तो आपके लास्ट ट्रांजेक्शन की आखिरी डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताएंगे, ऐसे करके आईवीआर में शो होता है। ओके, देन मतलब ऑडियो रिस्पॉन्स करेगा आपको। देन 5 में आपको क्या करेगा कि एटीएम मशीन आ गया। ये सारे बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करने के कई सारे मतलब कि वे आ गए। ओके, ऐसे कई सारे हैं। और अब तो हम लोग फोन पे भी यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फोन पे या जी पे, जो कि ये थर्ड पार्टी ऐप है। थर्ड पार्टी ऐप ही काफ़ी हो सकते हैं, तो थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि जी पे हो गया, फोन पे हो गया, पे फोन हो गया, और कई सारे हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले इस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को समझने के लिए पहले आप मैनुअल प्रोसेस को छोड़ दो, पहले आप इन चार के बारे में समझो। तो क्या हुआ कि नेट बैंकिंग एप्लीकेशन सबसे पहले आया, तो हम लोग क्या करते थे कि ब्राउजर में जाते थे और अपना यूजर आईडी नेम और पासवर्ड मतलब कि यूज करते थे। ओके, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आईसीआईसी, तो ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे मतलब है ये बैंक ही, कहीं ना कहीं ये बैंक को ही हम लोग एक्सेप्ट करें, तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, देन उसके बाद अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसको एक्सेस लेंगे, एक्सेस लेने के बाद हम लोग अपना ट्रांजेक्शन शो करेंगे। तो ये हो गया क्या, नेट बैंकिंग। फिर मोबाइल में एप्लीकेशन आया कि मोबाइल के एप्लीकेशन यूज करके आप क्या करोगे, मोबाइल बैंकिंग आप यूज कर सकते हो, है एक ही बैंक। ओके, देन आईवीआर यूज कर, आईवीआर की हेल्प से भी आप बैंकिंग का यूज कर सकते हो। ओके, तो बैंक तो एक ही है, तो कोई भी एक यूजर का अकाउंट मतलब कि बैंक जब एप्लीकेशन बनाती है तो हर एक के लिए एक न्यू न्यू मतलब कि न्यू न्यू एप्लीकेशन तो नहीं बनाएगी, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग का यूआई अलग है, उसका अलग है। तो ये क्या कर रहा है कि मल्टीपल डिवाइसेस में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक ही एप्लीकेशन। वो कैसे, यहाँ पे देखो।
जैसे कि हमने एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाया, ओके। हमने क्या करा कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाया, जो कि हम लोग बैकएंड एप्लीकेशन कहेंगे उसको। जो भी हम लोग बैंक का जो भी एप्लीकेशन बनेगा वो हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, बैंकिंग एप्लीकेशन। तो बैंकिंग एप्लीकेशन हम लोग बैकएंड से बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकएंड। तो हम लोग यहाँ पे जब बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो हम लोग फिर हर एक मॉड्यूल के लिए 3 लेयर का यूज करेंगे, जो कि पहला हमारा होगा डेटा एक्सेस लेयर, देन सर्विस लेयर या बिजनेस लेयर इसमें कहते हैं हम लोग, इसी में बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। देन हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेयर। वो क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन लेयर क्यों आया, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में, ओके। इंटीग्रेशन लेयर, तो जैसे डेटा एक्सेस लेयर में हम लोग डीबी को परफॉर्म करते हैं, डीबी ऑपरेशन। सर्विस लेयर में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं, कैलकुलेशन या लॉजिक्स लिखते हैं। इसी में हम लोग अपना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, और ये क्या करेगा कि हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेशन लेयर, ओके। तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूंगा क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ना होके इंटीग्रेशन लेयर है, क्योंकि ये जो हमने एप्लीकेशन बनाने वाले हैं ये कई सारे डिवाइसेस पे रन करेंगे, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग एप्लीकेशन को बनाएंगे कि वो नेट बैंकिंग के वेब ऐप पे भी रन करे, मोबाइल बैंक मोबाइल पे भी रन करे, और आईवीआर जैसे और एटीएम जैसे यूआई पे भी रन करे, ओके। कई सारे एप्लीकेशन पे वो रन करे। तो जैसे कि एक एप्लीकेशन, जैसे कि एक यूआई बनाया गया एंगुलर का, जो कि आईसीआईसी बैंक का हम लोग देख रहे थे। तो इस वेब ब्राउजर जो यूआई डिजाइन किया गया है वो एंगुलर और रिएक्ट से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्ट, कोई सा भी फ्रेमवर्क हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यूआई डिजाइन किया और ईटीसी। तो हम लोग वेब ऐप को किसी सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं। तो एक एक्सेस करने का तरीका क्या हो गया कि हम लोग बैकएंड में अपना सर्विस बना के रख लिए हैं, ओके, एक एप्लीकेशन बना के रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर नहीं बना के रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर बना रहे हैं, ओके, या डिस्प्ले, क्योंकि हम लोग एंड्रॉयड वेब के लिए कई सारे हम एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, कि हम लोग कई सारे तरीके से अपना जो बैंकिंग एप्लीकेशन है मार्केट में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वेब ऐप के लिए हम लोग यहाँ पे एक यूआई तैयार कर दिए। देन मोबाइल के लिए भी हम लोग एक एप्लीकेशन तैयार किए, यूआई तैयार किए, एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन के लिए। तो मैं यहाँ एंड्रॉयड ही रखता हूँ, एंड्रॉयड, ओके। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। थर्ड पार्टी ऐप जैसे हम लोग गूगल पे या जीपे, फोन पे, ये सब यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड पार्टी ऐप, कोई सा भी हो सकता है, गूगल पे, जीपे, ये सारे हो सकते हैं। तो अब ये तो जो हमने बैकएंड में जो बैंकिंग एप्लीकेशन बनाया है ये जावा की हेल्प से बनाया है। तो जावा की हेल्प से बनाने के लिए, और ये जो यूआई का जो हम लोगों ने पार्ट बनाया है जो कि हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन से हमने जो पार्ट बनाया है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रिएक्ट में कोई डेटा आ रहा है, जैसे यूजर को हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट को समझ रहा है, ओके। ब्राउजर क्या कर रहा है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को ही समझता है।
तो हम लोग ब्राउज़र से जब एक्सेस कर रहे हैं और हमारा बिज़नेस लॉजिक जो बैकएंड्स हम लोगों ने बनाया है वो जावा से बनाया है, तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो फ्रेमवर्क है, इसका लैंग्वेज डिफरेंट है, इसका लैंग्वेज डिफरेंट है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए HTTP का यूज करना पड़ता है। ओके, तभी ये यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जैसे यूजर को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा किसकी हेल्प से, यूजर रजिस्ट्रेशन से। वो वेब ऐप वेब ऐप से भी भेज सकता है। जैसे नेट बैंकिंग का यूज करेगा तो वो नेट बैंकिंग का यूज करेगा तो वो यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एंड्रॉयड का यूज करेगा, मोबाइल बैंकिंग का यूज करेगा तो यहाँ से भी सेंड कर सकता है। IVR का भी यूज करेगा तो यहाँ से भी सेंड करेगा। और ATM जैसे UI रहेंगे और थर्ड ऐप जैसे एप्लीकेशंस रहेंगे तो वो यहाँ से भी रजिस्टर कर सकता है। वो किसकी हेल्प से, HTTP की हेल्प से। लेकिन ये जो डेटा भेज रहा है, इसका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। एंड्रॉयड से जो भी डेटा आ रहा है उसका लैंग्वेज डिफरेंट है, और रिएक्ट जेएस से जो डेटा आ रहा है उसका लैंग्वेज डिफरेंट है। जावा उसे समझ नहीं पा रहा है कि जो बैकएंड में बैंकिंग एप्लीकेशन आपने बनाया है वो सिर्फ जावा लैंग्वेज को समझता है, वो जावा को समझेगा। तो इन सब को दूर करने के लिए क्या करा कि जेसन आया, कि एक ग्लोबल ग्लोबली डेटा को समझने के लिए एक जेसन डेटा आया कि जेसन डेटा है। जेसन क्या करता है कि जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंडिया में हिंदी बोला जाता है, अमेरिका में इंग्लिश बोला जाता है, चाइना में चाइनीज बोला जाता है। तो हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर दिए हैं हिंदी में, और UI जो डेवलप हुआ है वो चाइनीज में डेवलप हुआ है। तो यहाँ से यूजर रजिस्टर कर रहा है तो वो चाइनीज लैंग्वेज सेंड कर रहा है HTTP की हेल्प से। लेकिन इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज। तो इन सब को दूर करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी रखी गई कि आपको एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करना है जिससे हम आपकी डेटा को समझ सकें। तो इसी को दूर करने के लिए जेसन आया। जेसन स्टैंड फॉर जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसे हम लोग ग्लोबल डेटा फॉर्मेट बोलते हैं। जो भी यूजर से यहाँ डेटा भेजेगा वो जेसन के फॉर्मेट में भेजेगा। तो जेसन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म। ग्लोबल डेटा फॉर्मेट के रूप में इसे यूज किया जाता है। जेसन को, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आपको इसके बारे में मैं आने वाले सेशन में आपको और भी क्लियर करूंगा कि जेसन क्या होता है, XML क्या होता है। अभी जो एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो डेटा सेंड होने जो हो रहे हैं वो जेसन में यूज हो रहे हैं। ओके, तो आप पहले यहाँ समझो कि एंड्रॉयड से भी अब डेटा आ रहा है तो ये भी डिफरेंट लैंग्वेज से आ रहा है, तो उसे कन्वर्ट करेगा जेसन। एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट रखा गया, जो कोई भी डेटा आएगा वो तो जेसन के फॉर्मेट में ही आएगा, और वो क्या करेगा कि जावा को सेंड करेगा कि आप यूजर को रजिस्टर करो और इसे अपने बैकएंड के इस एप्लीकेशन में सेव करो। ओके, तो इसे जो ये जो हमने इन दोनों का जो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, कि एक एप्लीकेशन हमारा ये हो गया और एक जो हमने सर्विसेज दिया वो बैकएंड में अपना क्या क्या बोलते हैं कि XYZ बैंक का बैकएंड में लॉजिक इंप्लीमेंट करा। कुल मिला के बात मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने एक XYZ बैंक का बिजनेस लॉजिक इस जावा में बैकएंड एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर लिया। ओके, और कई सारे UI आ रहे हैं इस बैंकिंग एप्लीकेशन को दिखाने के लिए। जैसे वेब ब्राउजर पे ICICI का मैंने दिखाया, फिर एंड्रॉयड में भी मोबाइल एप्लीकेशन आ गया, थर्ड पार्टी ऐप आ गया। ओके, तो इन तीनों का जो एक्सेस करने का तरीका है, या इन तीनों भी इस इन तीनों जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस चाहते हैं इस बैंकिंग एप्लीकेशन का, तो वो इस बैकएंड एप्लीकेशन का यूज करेंगे किसके हेल्प से, HTTP और जेसन की हेल्प से। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेब सर्विसेज, क्योंकि इस वेब को हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, वेब सर्विसेज। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वेब सर्विसेज।
जिसे हम लोग कहते हैं रेस्टफुल। रेस्टफुल। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर ना रखें, इंटीग्रेशन लेयर रखें, क्योंकि हम लोग बैकएंड के एक्स वाई बैंकिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया है और इंटीग्रेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट यूआई में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लेयर रखे हैं थर्ड लेयर में। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज। ओके। इसी इंटीग्रेशन लेयर को हम लोग कह सकते हैं कि ये वेब सर्विस, वेब को सर्विस देने के लिए इस एक्स वाई जेड बैकएंड में इम्प्लीमेंट किया गया है। बस बैकएंड में एक बार इम्प्लीमेंट किया गया है और इस सर्विस को हर एक यूआई के पास पहुंचाया जा रहा है। जो फ्रंट एंड में जो भी एप्लीकेशन है उसे सेंड किया जा रहा है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट नोटेशन में। ओके। तो ये तो हमारा था कि बैकएंड में हमने एक्स वाई जेड बैंक बना लिया, जो कि हम लोगों ने एक्स वाई जेड सर्विस बना लिया, एक्स वाई जेड बैंक। तो ये क्या हो गया कि ये क्या किया कि ये जो हमारा हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ का, बैंकिंग का। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर। ओके। और ये जो हम हमारे जो भी एप्लीकेशन है ये सारे क्या हो गए, सर्विस कंज्यूमर। ओके। सर्विस कंज्यूमर, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के बैकएंड एप्लीकेशन के सर्विसेज को यूज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वे में। मतलब कि ये ब्राउजर पे यूज कर रहा है, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज कर रहा है। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इसी को कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन को कहा जाता है कि एन एप्लीकेशन दैट रन्स एट मल्टीपल डिवाइसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस पे रन कर रहा है। ओके। ये एक डिवाइस हो गया, ये दूसरा डिवाइस हो गया, ये तीसरे डिवाइस हो गया, ऐसे एक ही एप्लीकेशन है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस पे रन कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन एप्लीकेशन दैट runs at multiple devices is called as distributed application. ओके। इसको एक्सेस करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस इन डिफरेंट वेज। जैसे कि ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, ये मैंने नीचे रखे हैं, इन सबको आप एग्जांपल समझो। ओके। तो ये क्या करेंगे कि ऐसा नहीं समझना है कि आपको कि ये सिर्फ लॉजिक कंटेन कर रहा है, ये सारे बिजनेस ले ये भी लॉजिक कंटेन करते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ मतलब कि आप जैसे यूजर से रजिस्ट्रेशन लेना है तो हमें वैसा लॉजिक इसमें भी लगाना होता है। ओके। यूआई में भी हमें लॉजिक्स यूज करना पड़ता है, लेकिन मेनली जो लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है वो बैकएंड के एप्लीकेशन में यूज होता है। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बट हेयर business logics exist at backend application। ओके। और फ्रंट एंड जो भी हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि वेब ऐप बना रहे हैं, जैसे कि ये जो हमारा वेब एप्लीकेशन है ना, आईसीआईसी, तो ये जो वेब एप्लीकेशन है तो ये भी एंगुलर से भी बन सकता है या रिएक्ट से बनता है। तो ये क्या करेगा कि हम जो बैकएंड एप्लीकेशन है, जो भी हम लोग जैसे आईसीआईसी बैंक को एक्सेस करने के लिए जो बैकएंड एप्लीकेशन के सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग जेसन को यूज करते हैं, और एचटीटीपी प्रोटोकॉल का, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रंट एंड फ्रंट एंड एप्लीकेशन
are implemented using any framework like Angular, Android, etc. ओके। और एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ऐप कनेक्टेड यूजिंग विच प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल यूजिंग कौन से ग्लोबल डेटा का यूज करके, डेटा फॉर्मेट का यूज करके, जेसन डेटा फॉर्मेट का यूज करके, जेसन और XML, XML। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में XYZ बैंकिंग एप्लीकेशन को हम लोगों ने स्प्रिंग बूट से इम्प्लीमेंट करा। इस बैकएंड एप्लीकेशन से हम लोगों ने स्प्रिंग बूट पे इम्प्लीमेंट करा और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में कैसे रन करा है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि आप यहाँ पे ये समझो, मैं आपको पहले वेब सर्विसेज के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। ओके, माइक्रो सर्विसेज में आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा। ओके, तो पहले आप वेब सर्विसेज को समझो, जैसे कि वेब सर्विसेज किसे कहते हैं? वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज किसे कहते हैं? आप वेब सर्विसेज का मतलब ये समझो कि एक सर्विस दूसरे सर्विस, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को सर्विस दे रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, और मैं इसका नोट्स आपको लास्ट के प्लेलिस्ट, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसका PDF जनरेट करके आप तक लिंक पहुंचा दूंगा। तब तक आप इसे कॉपी में नोट डाउन करना। ओके, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ गया। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे किसे? किसे समझना था? वेब सर्विसेज को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेब सर्विसेज, सर्विसेज। वेब सर्विसेज किसे कहते हैं? ओके, तो जैसे कि एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये हमारा एक एप्लीकेशन है और ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है। ओके, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन वन है, ये जो हमारा एप्लीकेशन वन है, जो हमारा बुक माई शो एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक माई शो एप्लीकेशन। ये रन कर रहा है सर्वर वन पे, सर्वर वन पे। ओके, ये एक एप्लीकेशन है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। ओके, ये जो एप्लीकेशन बनाया जा रहा है ये डॉट नेट से बनाया जा रहा है। ओके, डॉट नेट से, डॉट नेट लैंग्वेज का यूज करके। ओके, इसमें भी ये जो एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा इसमें 3 लेयर मैकेनिज्म का यूज किया जाएगा, 3 लेयर डिजाइन यूज होगा। तो पहला जो हमारा लेयर रहेगा वो क्या रहेगा? डेटा एक्सेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर होगा। ओके, सर्विस लेयर होगा और लास्ट में हमारा क्या होगा? डेटा एक्सेस लेयर होगा। तो सर्विस लेयर को इसमें भी होगा, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, और दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन होगा यहाँ पे पेटीएम, पेटीएम, पेटीएम। ये किस लैंग्वेज से बन रहा है? ये बन रहा है जावा के लैंग्वेज से, डॉट जावा। ओके, ये जो एप्लीकेशन तैयार हो रहा है ये डॉट जावा लैंग्वेज से क्रिएट किया जा रहा है। इसमें भी क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर होगा, सर्विस लेयर होगा। ओके, ओके, इसमें भी प्रेजेंटेशन लेयर है, सर्विस लेयर है, डेटा एक्सेस लेयर है। ओके, ये जो हमारा रन कर रहा है ये रन कर रहा है सर्वर टू पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर टू, 1 मिनट, सर्वर टू पे रन कर रहा है। अब बुक माई शो क्या कर रहा है कि
यूजर से डेटा ले रहा है, वो टिकट बुक कर रहा है, सीट बुक कर रहा है, लास्ट में पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट के लिए वो क्या करेगा कि इस एप्लीकेशन से सर्विस मांगेगा कि इसके लिए खुद से एक नया एप्लीकेशन ये क्रिएट करने वाला नहीं है, ये अपना एप्लीकेशन डॉट नेट से बना लिया है। और ये क्या कह रहा है कि पेटीएम से, पेटीएम वाले एप्लीकेशन से कि आप मुझे सर्विस दो, पेमेंट करना है। तो पेटीएम क्या करेगा कि इसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, और सर्विस किससे प्रोवाइड करेगा? इंटीग्रेशन लेयर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेयर होगा। इन दोनों को आपस में कैसे सर्विसेज को कम्युनिकेट करेगा? इंटीग्रेशन लेयर के थ्रू। ओके, जो कि बीच में आएगा क्या? HTTP और जेसन का सीन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन लेयर, जो कि सर्विस लेयर से ही कनेक्टेड रहेगा। इसमें भी वैसा ही होगा, सर्विस लेयर से कनेक्टेड रहेगा। इससे इंटीग्रेशन लेयर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन लेयर। तो जैसे ही बुक माई शो में यूजर आया और उसका रजिस्ट्रेशन किया, लास्ट में पेमेंट की जब बारी आई, तो वो क्या यूजर का डिटेल लेगा, बैंकिंग डिटेल लेगा, और वो सेंड करेगा किसे? पेटीएम को। ओके, वो सेंड करेगा किसे? पेटीएम को, कि मुझे पेमेंट करना है। तो पेटीएम को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे सर्विस चाहिए तुम्हारा पेमेंट से रिलेटेड। तो पेटीएम कैसे प्रोवाइड करेगा? तो ये जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ था, ये डॉट नेट से डेवलप हुआ था। तो इसे सेंड करने के लिए सबसे पहले उसने क्या यूज किया? HTTP का यूज किया। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो सेंड करेगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं डॉट नेट में ये एप्लीकेशन डेवलप किया हूँ और आप जावा, तो ये दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे। तो इन दोनों को आपस में समझने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? जेसन का। ओके, तो ये HTTP के थ्रू भेजेगा, किस फॉर्मेट में? जेसन के फॉर्मेट में यूजर का डेटा सेंड करेगा। यहाँ से डेटा सेंड होगा। ओके, सो यहाँ से डेटा सेंड करेगा एज ए रिक्वेस्ट के रूप में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। यहाँ से क्या करेगा? रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इसे पेटीएम एप्लीकेशन के सर्विसेज को। ओके, तो यहाँ से डेटा सेंड होगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, और ये क्या करेगा कि इंटीग्रेट करेगा, और उस यूजर के अकाउंट से जो भी पेटीएम से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म करेगा इस सर्वर, इस पेटीएम के एप्लीकेशन में, वापस उसे सेंड करेगा किसे? सर्वर 2 को। मतलब कि सर्वर 1 पे जो रन कर रहा है कौन? बुक माई शो। कि जो डेटा सेंड हो गया है वो मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है इस पेटीएम के एप्लीकेशन में, उसे यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दे देगा। तो वो किस में सेंड करेगा? जेसन के फॉर्मेट में ही डेटा सेंड करेगा। ओके, तो जो सेंड कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्लाइंट, और जो सर्विस दे रहा है, जो मतलब इसे स्टब कहते हैं, और जो सर्विस दे रहा है उसे सर्वर कहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि बुक माई शो एक एप्लीकेशन है जो रन कर रहा है सर्वर 1 पे, और पेटीएम सर्वर 2 पे रन कर रहा है। लेकिन बुक माई शो क्या कर रहा है कि वो बुकिंग से रिलेटेड सारा काम करेगा, लेकिन पेमेंट से रिलेटेड जब काम आएगा तो वो क्या करेगा? इससे एक सर्विस मांगेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कि वेब सर्विस दो हमें। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे सर्विस मांगेगा। तो इसीलिए इसे इसे क्या बोलते हैं? वेब सर्विसेज। क्योंकि पेटीएम जो क्या कर रहा है, बुक माई शो को सर्विस दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? वेब सर्विसेज। ओके, इन दोनों को आपस में लिंक करने के प्रोसेस को ही वेब सर्विसेज कहते हैं। ओके, तो जो सर्विस दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर, और जो सर्विस ले रहा है उसे हम लोग कहते हैं सर्विस कंज्यूमर।
ओके, सर्विस कंज्यूमर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सर्विसेज किसे कहते हैं, कि बुक माई शो सर्विस कंज्यूमर, कंज्यूमर। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि बुक माई शो एक एप्लीकेशन है जो सर्विस ले रही है किसकी, पेटीएम की। तो जो सर्विस ले रही है, जो सर्विस ले रही है वो हो गया क्या, कंज्यूमर, और जो सर्विस दे रही है वो हो गया प्रोवाइडर। ओके, तो वेब सर्विसेज आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सर्विसेज किसे कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वेब सर्विसेज के बारे में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए इसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल एटलीस्ट टू एप्लीकेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में एक एप्लीकेशन है। ओके, ये जो आपस में क्या है, एक एप्लीकेशन ही है। तो इंटीग्रेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन, एटलीस्ट टू मतलब कि एक और दो, एटलीस्ट दो। ये पेटीएम भी क्या कर रहा होगा, किसी से सर्विस ले रहा होगा, तो उसके लिए कंज्यूमर बन जाएगा। ओके, ये किससे सर्विस ले रहा होगा, बैंक से सर्विस ले रहा होगा, XYZ बैंक से। ओके, which means which runs on different servers at implemented using different language, जैसे कि जावा, .NET, PHP से भी बन सकता है वो, PHP, पाइथन, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे मैं पिक्चर सेट कर दूंगा, डायग्राम पिक 3 यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड में यहाँ पे पिक 1 पिक 2 हमारा ऐड होगा, और इससे रिलेटेड हमारा जो पिक्चर ऐड होगा वो यहाँ पे हो जाएगा पिक 1। ओके, क्योंकि आखिरी में मैं इन सब डायग्राम को पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे PDF जनरेट करना है। और ये हो गया पिक 2, और ये हो गया पिक 1। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक एप्लीकेशंस में जो सर्विसेज होते हैं वो कितने सारे लेयर पे काम करते हैं, वो 3 लेयर पे काम करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक XYZ बैंकिंग एप्लीकेशन के सर्विसेज को मल्टीपल डिवाइसेस में कैसे रन करते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि वेब एप्लीकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या है, और आखिरी में हम लोगों ने देखा कि वेब सर्विसेज किसे कहते हैं। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मुझे समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्यों सब क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे प्लीज़ लिख के देना, उसे मैं इम्प्रूव करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।